हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा फ्रॉम चैनल फिजिक्स बाय पूजा तिगालिया। स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपने पहले भी बहुत पीछे पढ़ चुके होंगे आप ओम्स लॉ। आज हम इस वीडियो के अंदर ओम्स लॉ से जुड़ा हुआ जितना भी कंसेप्ट है आज इस वीडियो के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम ओम्स लॉ क्या होता है वो पता करते हैं। It states that potential applied across the end of conductor is directly proportional to the current flowing through a conductor। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी कंडक्टर हमारे पास में उसके अंदर हम जितना पोटेंशियल देंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, जितना उसके अंदर करंट रहेगा उसके। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम इसको, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और ये प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन होता है इसको रिमूव करके हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया V इज इक्वल्स टू I R, या RI बोल सकते हैं इसको। R क्या है यहाँ पे, R है यहाँ पे, इसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वेयर R इज द कांस्टेंट ऑफ, क्या बोल सकते हैं हम इसको, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है या फिर हम इसको रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, अब ओम्स लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे एक बार हमने ये स्टडी किया, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम ग्राफ स्टडी करते हैं, यहीं पे बता रही हूँ मैं, जैसे ये ग्राफ है हमारे पास में। ठीक है, V और I, VI ग्राफ भी बोल सकते हैं हम इसको। जितना हमारे पास में पोटेंशियल बढ़ेगा करंट भी क्या होगा उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, जैसे ये है इस टाइप से वेरी करेगा। और जो ये वाली जो लाइन आएगी ये किसकी रहेगी, कांस्टेंट जो हमारे पास में है रेजिस्टेंस उसकी लाइन रहेगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे बता दिया आपको कि जो हमारे पास में करंट है उसकी वैल्यू है और जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यूज हैं। ठीक है, पोटेंशियल हमारे पास में 3, 6, 9, 12। तो करंट की वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं 2, 4, 6, 8। इस टाइप से हमने करंट की वैल्यूज और पोटेंशियल की वैल्यूज सपोज कर ली। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो 3 है तो करंट भी हमारा कितना रहेगा 3। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है जितना हमारा पोटेंशियल बढ़ रहा है उतना ही क्या बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा। देखो यहाँ पे 3 के बाद में 6 है, फिर 9 है, मतलब 2 टाइम्स बढ़ रहा है ये। यहाँ पे ये 3 टाइम्स बढ़ रहा है ना, लेकिन ये भी 2 टाइम्स बढ़ रहा है ना ये। तो ये 2 के बाद में 4 के बाद में 6, मतलब ये भी 2 टाइम्स लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे ही क्या है ये हमने इसके अंदर पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पे ये हमने कंसिडर कर लिया कि ये वाला पॉइंट हमारे पास में 3 है, यहाँ पे है 6, फिर 9, फिर क्या जाएगा 12। ऐसे ही यहाँ पे 2, 4, 6, 8, यानी जिस टाइम पे हमारे पास में पोटेंशियल 3 है उस टाइम पे करंट कितना है हमारे पास में 2 है। ऐसे ही ये ग्राफ इस टाइप से वेरी करेगा। ये ओम्स लॉ का ग्राफ है और ये क्या आता है, ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन वेरी करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पढ़ा था कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के हमने क्या लगाया, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है इसको रिमूव करके यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाया हमने। उस कांस्टेंट को क्या नाम दिया हमने, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो अभी हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा, V इज इक्वल टू आई आर या RI बोल सकते हैं हम इसको। तो यहाँ से अगर हम R की वैल्यू कैलकुलेट करें तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से V बाई I, ये बन गई ना। अब इसकी डेफिनेशन देखो एक बार, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। देखो रेशियो किस किस का है, पोटेंशियल डिफरेंस जो हम अप्लाई कर रहे हैं कंडक्टर पे और उसके अंदर जितना करंट फ्लो कर रहा है उन दोनों का जो रेशियो रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, आगे इतना समझ में। अब यहाँ से जो ये रेजिस्टेंस है इसकी यूनिट क्या होती है, जो रेजिस्टेंस है इसकी यूनिट होती है ओम। ठीक है, ये इसका साइन है। अब यहाँ से अगर 1 ओम, कई बार पूछ लिया जाता है कि 1 ओम क्या होता है, 1 ओम को डिफाइन करना है। तो 1 ओम को डिफाइन कैसे करेंगे हम, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 ओम। देखो यहाँ पे पोटेंशियल है और अपॉन में कितना है करंट, और पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है वोल्ट, और करंट की यूनिट क्या होती है एम्पियर। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो यानी अगर 1 ओम को डिफाइन करना है तो ये मैंने पहले भी बताया कि अगर हमें किसी चीज़ को 1 करके डिफाइन करना है तो उसकी जो दूसरी साइड है, जैसे लेफ्ट साइड में 1 करके कर रहे हैं तो दूसरी साइड भी हम क्या करेंगे 1 करके उसको डिफाइन कर देंगे। ठीक है, अब देखो इसकी डेफिनेशन लिख रखी है यहाँ पे, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम, 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू इट व्हेन पोटेंशियल अप्लाइड 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट।
अब इस डेफिनेशन में और इस डेफिनेशन में आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसके अंदर ये कह रहा है कि 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है कब, जब 1 वोल्ट उसके ऊपर पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। लेकिन इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग में क्या था, पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा करंट के। तो मतलब बात वही है कि 1 ओम क्या हो जाएगा कि 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा किसी कंडक्टर के अंदर जब हम उसके अंदर 1 वोल्ट ही पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, 1 ओम बोलेंगे। आगे इतना समझ में, ये था आपके पास में 1 ओम। अब जो नेक्स्ट है इसी में वो है हमारे पास में ओमिक सर्किट। अब इसी के अंदर पढ़ते हैं हम ओमिक और नॉन ओमिक सर्किट क्या होती हैं। सबसे पहले तो ओमिक सर्किट क्या होती है, सर्किट विच ओबे ओम्स लॉ आर नोन एज ओमिक सर्किट। मतलब वो सर्किट जो ओम्स लॉ को ओबे करती हैं। ओम्स लॉ को ओबे कैसे करेंगे, जैसे हमने अभी VI ग्राफ पढ़ा था इसका, इसके अकॉर्डिंग में क्या आया था हमारे पास में, ये VI ग्राफ लिया था हमने, इसके अकॉर्डिंग में क्या आया था कि जो ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन वेरी करती हैं यही क्या है, ओम्स लॉ को ओबे करती हैं। ठीक है, और इसका स्लोप कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी होता है। स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्लोप हम टेंजेंट थीटा से कैलकुलेट करेंगे। +1 के अंदर पढ़ रखा होगा आपने टेंजेंट थीटा। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट के अकॉर्डिंग में करेंगे और इसका फॉर्मूला है V/I। ठीक है, ये टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला अभी अप्लाई करके दिखाएंगे यहाँ पे। और जो V/I होता है ये किसका है, रेजिस्टेंस का। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे 2 ग्राफ बना दिए। ठीक है, ये 2 ग्राफ बनाए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक बार पोटेंशियल ले लिया हमने और वर्टिकल लाइन पे हमने लिया करंट। सेकंड टाइम हमने हॉरिजॉन्टल लाइन पे करंट लिया और जो वर्टिकल लाइन है हमारे पास पे उस पे हमने पोटेंशियल ले लिया। ठीक है, अब ये टेंजेंट थीटा वाला, इसका स्लोप कैलकुलेट करके देखते हैं। आपने एक बात हमेशा याद रखनी, जो थीटा वो हमेशा करंट के साथ में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे है हमारे पास में थीटा, तो इसके अंदर थीटा कहाँ रहेगा, ये वाला हो जाएगा थीटा। ठीक है, अब यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। पहले ये वाला डायग्राम समझो, इसके अंदर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये क्या हॉरिजॉन्टली लाइन है और ये वाली वैल्यू किसकी वैल्यू होगी, I की वैल्यू होगी। यहाँ से इससे हम टेंजेंट कैलकुलेट करते हैं। टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और परपेंडिकुलर क्या है इसके अंदर। अब देखो यहाँ पे ये थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा रहेगा ना। कौन से एंगल से, ये अल्टरनेटिंग एंगल से, ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या रहेगा, थीटा। अब थीटा के जो अपोजिट जो लाइन होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, और टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर और ये बन गया बेस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा V/I। आगे इतना समझ में, इसका स्लोप ऐसे कैलकुलेट करेंगे हम। अगर ये हमें अपोजिट दे रखे हो, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपने ले रखा हो करंट एंड वर्टिकल लाइन पे ले रखा हो पोटेंशियल, तो कैसे करेंगे हम इसको। अब यहाँ पे देखो फिर से एक क्या करेंगे हम, पोटेंशियल यहाँ पे एक फिर से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब ये थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड। अब यहाँ पे ये V है, तो ये वाली जो वर्टिकल लाइन है ये किसकी वैल्यू दिखाएगी, V की वैल्यू दिखाएगी। ये थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो यहाँ से भी टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा, V/I। ये परपेंडिकुलर अपॉन में क्या हो जाएगा, बेस। आगे इतना समझ में, ये स्लोप कैलकुलेट करते हैं। अब जो ये थीटा लिया है ना, ये आपने याद रखना है कि हमेशा ये करंट के साथ में लेंगे। अभी एक न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे ये हमें एक ग्राफ दे दिया, इसमें पूछ लिया कि फ्रॉम R1 एंड R2 विच इज़ ग्रेटर, दोनों में ग्रेटर कौन है वो बताना है। ठीक है, हमें पता है कि जो R है उसकी वैल्यू क्या होती है, V/I होती है। ठीक है, अब यहाँ से हम एक चीज़ ड्रॉ करते हैं, ये R1 की वैल्यू है, करंट की वैल्यू ये है। ऐसे ही हम किसकी वैल्यू, यहाँ पे ये R1 की वैल्यू और ये किसकी वैल्यू है, R2 की वैल्यू है। आगे इतना समझ में। अब देखो करंट तो दोनों केस में सेम है ना, ये वाला पॉइंट लिया हमने, इस पॉइंट पे R1 की वैल्यू यहाँ पे है और R2 की वैल्यू यहाँ पे है। करंट क्या है, सेम है, तो हम यहाँ पे अगर R1 की वैल्यू लिखना चाहें तो R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V1 अपॉन में I आ जाएगी, क्योंकि करंट क्या है इस टाइम पे सेम है। और पोटेंशियल देखो एक पॉइंट पे यहाँ पे और एक पॉइंट पे यहाँ पे है। आगे इतना समझ में, पोटेंशियल दोनों का अलग अलग है लेकिन करंट क्या है, सेम है। तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V2 अपॉन में I, यही आ जाएगी। अब इस फॉर्मूले से कैसे पता करेंगे कि इन दोनों में वैल्यू किसकी ज़्यादा है, एक V1 है और एक V2 है, यानी V2 या V1 है, यानी जिस भी केस में पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा रहेगी उसी केस में क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। और पोटेंशियल की वैल्यू देखो यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 9 है, यानी R1 के केस में पोटेंशियल कितना है 9 है और R2 के केस में पोटेंशियल कितना है 3 है। तो मतलब हमारे पास में जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की, जो वैल्यू है, अगर ऐसे ग्राफ दे रखा हो तो किसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, R1 की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे R1 इज़ ग्रेटर देन R2। ठीक है, आगे इतना समझ में। अभी मैंने एंगल का कंसेप्ट बताया था आपको कि एंगल हमेशा हमें करंट के साथ में लेना है। तो यहाँ पे हम एंगल ड्रॉ करते हैं। ये वाला एंगल हमारे पास में, हमने ये वाला एंगल कंसिडर कर लिया, R1 के साथ में ये है θ1 और ये है हमारे पास में θ2। अब जो भी एंगल बड़ा होगा, देखो यहाँ पे एंगल कौन सा बड़ा है, R1 का एंगल बड़ा है, यानी जो θ1 है वो ग्रेटर देन है किससे, θ2 से। तो हम इससे भी पता कर सकते हैं जिसका एंगल ज़्यादा होगा उसी का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। आगे इतना समझ में, हम ऐसे भी कर सकते हैं। जो भी कंसेप्ट आपको इजी लगे, ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा। अब सिंपल सीधा क्या करना है, हमने थीटा के कंसेप्ट से देख लेंगे कि कौन सा एंगल ज़्यादा है और उसी का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में है नॉन ओमिक सर्किट। नॉन ओमिक सर्किट कौन सी हो जाएंगी, सर्किट विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, मतलब वो सर्किट जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं उनको क्या बोलेंगे हम, नॉन ओमिक सर्किट। जैसे ये ले लिया हमने एग्जांपल, ये करंट और इधर है हमारा पोटेंशियल। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कंसिडर कर दिया कि ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये ग्राफ स्टार्ट हो रहा है लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि इस टाइम से ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ इस पोटेंशियल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इतने टाइम पे ये जो पोटेंशियल ये कितना है हमारे पास में, 0 है ना। तो मतलब क्या है, इस टाइप से जो ग्राफ होगा, लेकिन ओम्स लॉ के अंदर जो ग्राफ था वो क्या था, इस टाइप से था ना, ओरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए। ओरिजिन से अगर स्टार्ट होता है स्ट्रेट लाइन तो वो ओम्स लॉ को ओबे करेगा। अगर ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है तो वो क्या है, ओम्स लॉ को वेरी नहीं करेगा या ओबे नहीं करेगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, नॉन ओमिक सर्किट बोलेंगे। ठीक है, अब इसकी लिमिटेशंस पढ़ते हैं, क्या क्या है लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की लिमिटेशन क्या है, देखो सबसे पहले है नॉन ओमिक सर्किट। जितनी भी नॉन ओमिक सर्किट्स हैं वो ओम्स लॉ को वेरी नहीं करेंगे क्योंकि उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन शो नहीं होगा। ठीक है, सेकंड है इफ़ ए लार्ज करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर अकॉर्डिंग टू H इज इक्वल टू I²RT। ये वाला फॉर्मूला आपने स्टडी कर रखा होगा 10th क्लास में। हीटिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर आल्सो इंक्रीज बिकॉज हाई रेजिस्टेंस इंस्टेड ऑफ गेटिंग स्ट्रेट लाइन वी गेट कर्व। इसका मतलब क्या है, देखो समझते हैं। अभी जो ओम्स लॉ का ग्राफ है वो इस टाइप से आता है, इधर करंट और इधर है हमारे पास में पोटेंशियल। ठीक है, ओम्स लॉ का ग्राफ इस टाइप से आएगा और ये दे रखा है हमें H इज इक्वल टू I²RT। ये वाला फॉर्मूला दे रखा है, हीटिंग का फॉर्मूला दे रखा है। ये हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं, ये 10th में आपने पढ़ रखा होगा। अब इसके अकॉर्डिंग में क्या है कि हमने पढ़ा था कि अगर हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब यहाँ पे अगर हम करंट बढ़ाएंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या था, V इज इक्वल टू IR था। इसके अकॉर्डिंग में क्या था, पोटेंशियल बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा। ठीक है, करंट बढ़ रहा है और इसके अकॉर्डिंग में अगर करंट बढ़ाएंगे तो हीट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर हीट इंक्रीज होगी तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में क्या हो जाएगी, अगर हीट ज़्यादा होती रहेगी, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता रहेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ता रहेगा तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास में रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ये आपने पढ़ रखा होगा ना 10th में। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, हमारी सर्किट जो ब्रेक हो सकती है। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, उस टाइम पे इंक्रीज हो जाएगा और रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो करंट इंक्रीज कैसे हो सकता है। ठीक है, आगे समझ में। तो मतलब जो ग्राफ हमारे पास में ये हमें इस टाइप से कर्व में मिलेगा, यानी एक पर्टिकुलर टाइम तक तो इंक्रीज होगा, इसके बाद में क्या हो जाएगा, कर्व में आना स्टार्ट हो जाएगा। कब आना स्टार्ट हो जाएगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है इसकी, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि कब कब रहेगा ये, सच एज कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब जो फिजिकल कंडीशन हमारी वो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर होनी चाहिए। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा जो करंट है वो क्या हो जाएगा, इस टाइप से हमें कर्व में मिलेगा ये ग्राफ। ठीक है, और ये कर्व में क्यों मिलता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा क्या बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उस टाइम पे करंट इंक्रीज नहीं हो सकता। ठीक है, कभी आपके मन में ये सवाल आया हो, 10th क्लास में आपने पढ़ा है ओम्स लॉ, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I होता है। कभी ये लिखा है I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, हम इसको अपोजिट करके लिख दे तो क्या ये सही है, ये तो सही है, लेकिन ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर इसके अकॉर्डिंग में लिखोगे I इज इक्वल टू RV बनेगा ये, और अगर करंट इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस कभी भी इंक्रीज नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि करंट रेजिस्टेंस क्या करता है, हमेशा करंट का अपोज करता है।
आगे इतना समझ में, करंट का अपोज करेगा, उसी की वजह से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ये ग्राफ कर्व में मिलेगा। देखो यहाँ पे बता रखा है हीटिंग टेक प्लेस ड्यू टू विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर आल्सो इंक्रीज। अगर हीट होएगी हमारे पास में तो रेजिस्टेंस भी क्या होएगा, इंक्रीज होएगा। बिकॉज ऑफ हाई रेजिस्टेंस इंस्टेड ऑफ गेटिंग स्ट्रेट लाइन, हमें जो ये स्ट्रेट लाइन मिली थी ना, ये अभी किस में मिलेगी, कर्व में मिलेगी। आगे इतना समझ में। अब जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, द वेरिएशन ऑफ करंट विद पोटेंशियल डिफरेंस में डिपेंड ऑन साइन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, मतलब साइन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये कंसेप्ट एक बार आप याद रख लीजिए, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जो आपकी 9th यूनिट है, सेमीकंडक्टर यूनिट है, उसके अंदर और भी डिटेल में आ जाएगा। उसके अंदर हम पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जो पीएन जंक्शन होती है ना, जैसे ये ले लिया हमने कि यहाँ पे एक पीएन जंक्शन, हमने यहाँ पे एक डायोड बना दी हमने। ठीक है, डायोड भी बोल सकते हैं हम इसको। इसमें क्या होता है कि जो पी टाइप है, अगर पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, सॉरी गलत बना दिया थोड़ा, ये पॉजिटिव और यहाँ पे ये नेगेटिव है। ठीक है, अगर पी टाइप को हमने पॉजिटिव से और एन टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया तो इसका मतलब होता है ये फॉरवर्ड में है। फॉरवर्ड और रिवर्स बायस बोलते हैं हम इसको। अगर हमने ये बैटरी के जो कनेक्शन है ये उल्टे कर दिया, पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे, तो ऐसे कर देंगे तो ये रिवर्स में आ जाएगी। ठीक है, जो ये यहाँ पे जो ग्राफ शो करेंगे हम वो फॉरवर्ड बायसिंग का होगा, और रिवर्स में जो आएगा, नेगेटिव में जो आएगा ग्राफ, वो हो जाएगा हमारा इस टाइप से। ठीक है, इस साइड हम वी पढ़ते हैं और इस साइड हम करंट लेते हैं। जो फॉरवर्ड बायस है उसका ग्राफ आ जाएगा इस टाइप से, और जो रिवर्स बायस है उसका ग्राफ आ जाएगा इस टाइप से। ठीक है, यानी ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस के साइन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड और नेगेटिव है तो रिवर्स में आ जाएगा। ये थी इसकी लिमिटेशंस। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक, पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत ही ध्यान से करना है, बहुत ही ईजी टॉपिक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और ऑल्सो प्रेस बेल आइकन for new notifications. Thank you.